A very good morning, class 10. Myself, Krishna sir, and again we will start the same topic, electricity. And in between, in the last class, we have revised till the electrostatic force. Is it clear? And now I'm going to discuss some more properties of the charges. Listen. And we have also studied that after the electrostatic force, the charge can neither be created nor it can be destroyed. ठीक है? We have also noted down this in our copy, school copy. मतलब क्या हो रहा है कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट इट कैन बी डिस्ट्रॉयड. मतलब दिस इज कॉल्ड, अभी याद करो हम लोग क्लास 9 में पढ़ा था कंजर्वेशन ऑफ मास, मतलब और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी पढ़ा था कि इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट इट कैन बी डिस्ट्रॉय. मतलब ये कभी भी क्रिएट नहीं कर सकते ना इसको अपन डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. इसका मतलब क्या है कि हमारा जो यूनिवर्स है ना, वहाँ पे ये जो नंबर है इलेक्ट्रॉन का चार्ज का जो नंबर है ये तो फिक्स्ड है. ये क्या है हमारा, ये तो फिक्स्ड है ना भाई साहब, ये तो कभी चेंज नहीं हो रहा है. तो इसको देख के हम लोग बोल सकते हैं ये चीज़, यही तो है कंजर्वेशन, यही है ना. इसको देख के हम लोग क्या बोल सकते हैं कि दिस इज़ कॉल्ड द कंजर्वेशन. मतलब अगर हम बात करेंगे ना कि हमारा पूरा यूनिवर्स में, अगर हम बोलते हैं आज अगर हमारा यूनिवर्स में मान लो कुछ भी, देखो अभी मानने की बात है, मान लो आज हमारा यूनिवर्स में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो आज से कई ज़माने पहले की भी अगर हम बात करेंगे तो उस समय भी 10 था, आज से कुछ साल के बाद भी 10. बट एक्चुअली हो क्या रहा है, ये अपने फेजेस में चेंजेस ला रहे हैं, बस अपना ये फेज चेंज कर रहा है, लेकिन नंबर ऑफ़ चार्ज हमेशा क्या रहेगा, हमारा फिक्स रहेगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे. ठीक है. उसके बाद हम लोग बात करते हैं इसके नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में कि देखो अभी जो भी चार्जेस होता है ना, चाहे वो प्रोटॉन हो चाहे इलेक्ट्रॉन हो, ये एक एलिमेंट्री है. ठीक है. ये क्या है, एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल है. एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल मतलब ये होता है ना दोस्त कि इसका एक फिक्स वैल्यू कि हाँ आपको इतना ही होगा, इससे नीचे किसी भी चार्ज का वैल्यू नहीं जा सकता है. मतलब कि जो किसी भी चार्ज, जैसे अगर हम बात करते हैं 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज, तो उसमें कितना, मतलब कितना कूलम होता है, 1.6 × 10⁻⁻19. तो भाई साहब एक इलेक्ट्रॉन के पास या प्रोटॉन के पास क्या होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम. इससे कम, लेस देन दिस इज़ नॉट पॉसिबल. ठीक है. लेस देन दिस इज़ नॉट पॉसिबल. मतलब ऐसा आप नहीं बोल सकते हो किसी भी इलेक्ट्रॉन के पास 0.6 × 10⁻⁻19 या 1.6 1.2 या 1.3 या 0.8, ऐसा किसी के पास भी नहीं है. ठीक है. किसी के पास भी नहीं है. तो इसी में जैसे हम एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल पढ़ा ना, तो इसी में हमने एक चीज़ और आपको पढ़ाया था, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मतलब क्या हो रहा है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मतलब क्या हो रहा है कि इट इज़ द इंटीग्रल मल्टीपल. समझना इस वर्ड को, इट इज़ द इंटीग्रल मल्टीपल. ये क्या है, हमारा इंटीग्रल मल्टीपल है. मतलब कि अगर हम 1.6 से में कुछ भी अगर करेंगे, मैंने आपको क्या बोला, इससे कम तो कभी नहीं हो सकता है. तो क्या इज़ दैट पॉसिबल कि कोई 1.6 कूलम के साथ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, चाहे प्रोटॉन प्रेजेंट है, कोई 0.8 वाला आ गया, नहीं ना, ऐसा तो नहीं, क्योंकि इससे नीचे तो हो ही नहीं सकता. तो अगर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन की हम बात करेंगे तो इसमें भी 2 मल्टीप्लाई होगा. 1.5 की बात हम लोग कभी कर सकते हैं क्या, नहीं, ये फिजिबल ही नहीं है. 2.5 की बात नहीं फिजिबल है. 3.5 की बात नहीं फिजिबल है. तो मतलब क्या, 1, मतलब इसके साथ क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 1.6 के साथ इधर तो 1 कर सकते हैं, फिर 2 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं,
5, इसीलिए द वर्ड है रिटन इज द इंटीग्रल मल्टीपल। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या हो जाता है कि चार्ज ऑन एन बॉडी इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ दिस वैल्यू। इंटीग्रल मतलब कोई इंटीजर वैल्यू होगा, ठीक है, इंटीग्रल मतलब कोई इंटीजर वैल्यू होगा, ठीक है। अभी देखो उसके बाद एक हम लोग लास्ट में पढ़े थे कि अगर कोई भी चीज़ ना, कोई भी बॉडी इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, जैसे हम अभी जब वो पढ़ रहे थे, ये चीज़ केमिस्ट्री में आप लोग पढ़े होंगे कि अगर ना, जैसे मान लो इसके पास ये इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये अगर ले रहा है ना इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अगर ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो इसके पास नेगेटिव चार्ज, और अगर कोई इलेक्ट्रॉन देगा तो वो पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। यहाँ तक हमारा होता है चार्ज का जो भी प्रॉपर्टी था इधर तक कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अभी चार्ज का प्रॉपर्टी जैसे कंप्लीट होता है तो हमें एक चीज़ और जानना चाहिए, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट जैसे अपन पढ़ रहे हैं तो हमें एक चीज़ और जानना चाहिए, दैट इज़ कॉल्ड स्टैटिक एंड इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। व्हाट इज़ दैट? स्टैटिक और इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। अगर इसी में जैसे हम बात करें स्टैटिक की, तो जितने भी करंट है ना, अगर उनका इफेक्ट देखो, इट डील्स विथ इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट एंड देयर इफेक्ट। मतलब कि जो ये किसके साथ डील करेगा स्टैटिक, मतलब कि जो इलेक्ट्रिक चार्जेस है वो क्या है, रेस्ट कंडीशन पे है। एग्जांपल देख लो, इसमें एग्जांपल क्या होगा, जैसे आपने पेन या कॉम्ब को किसके साथ रब किया, हेयर के साथ, ठीक है। फिर जब देखना, इनफैक्ट वुलन क्लॉथ को ना कभी कभी आप फोल्ड करना, ठीक है, कभी आप अंधेरी पूरा रूम अंधेरा कर देना और उसको फोल्ड करना, देखना उसमें एक मतलब चट चट टाइप की आवाज़ आएगी, स्पार्कलिंग टाइप की होती है, ठीक है। तो वहाँ भी क्या हो जा रही है, वहाँ भी वुलन क्लॉथ में भी स्टैटिक चार्ज ही प्रेजेंट है। आप समझे, क्योंकि ये चार्ज देखना कुछ देर के बाद धीरे धीरे क्या हो जाती है, ख़त्म। और कभी ऐसा देखे हो क्या, पेन और कॉम में जो हम लोग चार्ज इसको रगड़ जैसे ऐसे रगड़ के जो चार्ज प्रोड्यूस किए, ये चार्ज किसी और को ट्रांसफ़र करा नहीं ना, ये तो अब ये चार्ज यहीं का यहीं रहा और धीरे धीरे ये ख़त्म भी हो जाएगा, ये किसी और को तो ट्रांसफ़र नहीं करा ना, ठीक है। तो ये होता है हमारा स्टैटिक, और एक होता है हमारा इलेक्ट्रिक होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट जैसे हम बात करते हैं ना, यहाँ पे क्या हो जाता है, हम सीधे एक ही वर्ड बोलेंगे कि चार्जेस इन मोशन। जो हमारा चार्ज है वो हमारा मोशन में है, इसलिए हम इस चीज़ को इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। मतलब सब कुछ, कोई भी चार्ज है वो सारा घूम ही रहा है, यही तो है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, यही है ना भैया फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ तक मेरे साथ कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अभी हम इसके बाद हमको याद है कि शायद हमने पढ़ाया था कंडक्टर के बारे में, और एक और चीज़ बोला था सेमी कंडक्टर। देखो कंडक्टर मतलब क्या, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, डज नॉट कंडक्ट और मे नॉट। मतलब क्या हो रहा है कि कंडक्टर आर दोज विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ईजिली। आखिर अगर ये इलेक्ट्रिसिटी ईजिली कंडक्ट कर रहा है तो इसके मतलब जो भी चीज़ होगा, जो भी मेटल जो भी मेटल होगा, देखो नॉन मेटल तो मोस्टली नहीं ही होते हैं, मोस्टली के सारे लगभग नहीं होते हैं, ठीक है।
और जो भी चीज़ होगा वो सारा चीज़ हमारा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा मतलब कि हम लोग जो पढ़े थे वैलेंसी वाला चीज़, ये वाला चीज़, मतलब कि इसमें क्या हो रहा है कि किसी न किसी एक इलेक्ट्रॉन के साथ कुछ ना कुछ छेड़खानी हो रहा है ना, समझ में आ रहा है? किसी न किसी एक इलेक्ट्रॉन के साथ कुछ ना कुछ छेड़खानी हो रहा है, इधर ये नहीं है या किसी कोई ना कोई एटम होगा जिसमें ये नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि अगर ये कोई भी एटम के पास इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी मतलब अगर कमी हो रहा है और वो आराम से पूरा कर सकता है, क्योंकि कमी हो रहा है तब वो स्टेबल नहीं है, जब बैलेंस हो गया तो वो स्टेबल है, वो काहे किसी के पास जाएगा। तो जब कमी हो गया तभी तो वो स्टेबल नहीं है ना भाई साहब। तो इसलिए मतलब कंडक्टर मतलब मेटल, मेटल मतलब वो कम्प्लीटली बैलेंस नहीं है। तो यू कैन ऑल्सो स्टे दैट कि ऑल दोज एलिमेंट which conduct electricity as are not completely balanced with their valence electron, ठीक है। अगर आपको लिखना हो तो लिख लेना। we can also say that if for the conductor कि all the metals which conduct electricity are not completely balanced with their valency electron, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ, ठीक है। तो अगर हम इंसुलेटर की बात करेंगे तो इंसुलेटर आर दोज which do, तो ये तो हो गया which does not conduct electricity, are those whose valency is satisfied, मतलब इसको कोई मतलब नहीं है किसी से भी, क्योंकि इसके पास तो भैया वैलेंसी कम्प्लीटली फुलफिल है। कि क्यों किसी से जाके अपना लोचा पैदा करना जाएगा, क्यों किसी से जाके प्रॉब्लम, मतलब अपना शांति से है ना। जैसे नोबल गैस को देखते हो लास्ट वाले रो में, वो किसी से कोई मतलब ही नहीं है उसको, नियन आर्गन, इसको ये सब से इसको किसी से भी मतलब है क्या? हीलियम से स्टार्ट हो, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। और सेमीकंडक्टर आर दोज, कभी कभी तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है बट कभी कभी नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा है मतलब क्या हो गया, अभी हम जब रेजिस्टेंस के बारे में, अभी ऐसे रिवाइज तो करेंगे ही, जब हम लोग रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ रहे थे तो याद करो हम लोग कुछ कुछ फैक्टर पढ़े थे, लाइक टेम्परेचर पढ़े थे, उसका लेंथ पढ़े थे, एरिया पढ़े थे, ठीक है। तो इसका मतलब ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है। और सेमीकंडक्टर का एक सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, सिलिकॉन। भाई साहब आप मोबाइल से सिलिकॉन निकाल लो और कभी करंट में छुआ दो, नहीं करंट मारेगी, लेकिन वो आपके चिप में लगा है, वहाँ पे एक उसका एटमॉस्फेयर जो आसपास का है उसको वैसा बना देता है, वैसा बनाया जाता है, जिसकी वजह से क्या वो करता है, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, ठीक है। इधर तक क्लियर है। तो अभी इसके बाद क्या होगा, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा किसी को भी, ठीक है। तो यहाँ के बाद एक चीज़ हमने पढ़ा था, पोटेंशियल डिफरेंस। देखो ये एक तरीके से शॉर्ट नोट्स टाइप का है, रिवीजन नोट्स, तो इसको अगर आप लोग को नोट डाउन करने का होगा तो कर लेना। वैसे नोट डाउन करोगे तो सही है, क्योंकि मेरे हिसाब से हर बच्चे को एक शॉर्ट नोट्स बनाना चाहिए कि ठीक है उसको मैंने देख लिया, मेरा पूरा रिवाइज हो गया, मतलब पूरा स्टेटमेंट वाला नहीं, ऐसे छोटा 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 टॉपिक्स, मतलब क्या है उसको लिख दिया, जैसे डज नॉट कंडक्ट मतलब समझ में आ गया, आर दोज हुज वैलेंसी इज सेटिस्फाइड मतलब समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया, ठीक है, ये सब चीज़ें। अभी देखो अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे तो एक कई ज़माने पहले हम लोगों ने पढ़ा था, कोई भी चीज़ हायर से क्या होती है, लोअर्स के पास जाती है, ठीक है। अगर किसी के पास हायर वैल्यू है तो वो किसके पास जाएगी, लोअर के पास जाएगी। कभी लोअर वाला को हायर के पास जाते देखा है? नहीं। अनटिल अनलेस जब तक हम यहाँ पे कोई ना कोई फोर्स लगाएंगे कि नहीं तू जा तू जा तू जा ऐसा बोल के, तो हायर वाला कहाँ, कोई भी देखा, कोई भी छोटा मोटा आदमी बड़े आदमी से भिड़ता है क्या? नहीं भिड़ता है ना, बलिष्ठ आदमी से तो कोई नहीं भिड़ता है। उस कब भिड़ता है जाके, जब इसको कोई उकसाता है कि नहीं हम हैं ऐसा बोल के। तो हमेशा क्या होता है, हायर पोटेंशियल से चीज़ें कहाँ जाती है, लोअर पोटेंशियल में जाती है। तो उसी तरीके से हमारे, जैसे देखो अगर हम बैटरी को चार्ज कर रहे हैं, अगर ये हमारा चार्जेबल बैटरी है, ठीक है, इसको अगर हम लोग चार्ज कर रहे हैं तो मान लो इधर पे तो इलेक्ट्रॉन 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 पूरा भरा पड़ा है, ठीक है। या चलो इलेक्ट्रॉन अगर नहीं भरा पड़ा है
तो यहाँ पे प्रोटॉन प्रोटॉन प्रोटॉन, मतलब कोई भी चार्जेस पूरे भरे पड़े हैं भाई, चाहे इलेक्ट्रॉन हो चाहे प्रोटॉन हो। मतलब क्या, जब तक इसको इसके अदर वाला नहीं मिलेगा, इसके अदर कैरेक्टरिस्टिक नहीं, अदर चीज़ नहीं मिलेगा, ये मूव भी नहीं करेगा। ये बोल क्यों मूव करेगा यार, क्योंकि इसको कोई मतलब ही नहीं है। तो इसको मूव कराने के लिए हमको अदर चाहिए। तो इसलिए हम लोग जब चार्जिंग करते हैं तो आप लोग एक चीज़ देखना, जो हमारा चार्जिंग उस समय इसका वोल्टेज चेक करना, ठीक है। और जो हमारा चार्जिंग लाइन है उसका वोल्टेज को आप चेक करना। इसका वोल्टेज, जैसे इसका वोल्टेज मान लो V1 है और इसका वोल्टेज मान लो V2 है, तो एक चीज़ देख लेना, V1 इज़ ग्रेटर देन V2। जो V1 होगा ना वो हमेशा हमारा ज़्यादा, मतलब उससे बड़ा होगा, ठीक है। V1 क्या हो जाएगा हमारा उससे, मतलब क्या हो रहा है वहाँ पे, V1 क्या हो गया, V1 इज़ ग्रेटर देन V2, तभी तो हमारा वो वोल्टेज को प्रोवाइड कर रहा है, तभी तो हमारा चार्ज वहाँ से फ्लो कर पा रहा है, ठीक है। हमेशा यही होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का हम लोग डेफिनेशन ही क्या पढ़े थे भाई, कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, या मतलब द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एनी इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इन एनी इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज the amount of work done required in moving unit positive, ठीक है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट, मतलब इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक आने में, ठीक है। मतलब क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग दिखाते हैं V में, और ये क्या बोल रहा है, वर्क डन मतलब कोई भी काम, to bring unit positive charge from infinity to the point, तो वर्क डन रिक्वायर्ड किसके लिए, ये Q के लिए ही ना। तो V क्या हो जाता है हमारा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, W/Q, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत। तो अभी देखो वर्क का क्या हो गया, जूल, और इसका चार्ज का क्या हो गया, कूलम। तो अगर आपको हम बोलेंगे कि डिफाइन 1 वोल्ट, तो 1 वोल्ट क्या बोलोगे, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज सेड टू बी 1 वोल्ट इफ 1 जूल ऑफ वर्क, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इज सेड टू बी 1 वोल्ट, इफ 1 जूल, ये जूल क्या है, 1 जूल ऑफ चार्ज, यहाँ से 1 जूल मान लो, यहाँ पे जो यहाँ पे लगाया तुमने ये 1 जूल का है, ठीक है। 1 जूल ऑफ चार्ज, 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू ब्रिंग 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू ब्रिंग 1 कूलम, एक कूलम भी चार्ज तो लेके आए ना तुम यहाँ पे, फ्रॉम अनदर पॉइंट टू द पॉइंट, किसी दूसरे पॉइंट से इस पॉइंट तक लाने में, ठीक है। अभी उसके बाद तो हमारा ये यहाँ पे क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस ख़त्म हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था रेजिस्टेंस के बारे में, ठीक है, जहाँ तक हमको याद है हमने रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा था। अभी रेजिस्टेंस के बारे में हमने क्या बोला था कि देखो, आज मैं तुम लोग को एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन दूंगा, अगर मैं ओम्स लॉ पढ़ा लिया तो। अगर नहीं पढ़ा पाया, अभी 5 मिनट और मैं रिकॉर्ड करूँगा, तो ओम्स लॉ अगर मैंने पढ़ा लिया तो अच्छा क्वेश्चन दूंगा आज। तो देखो अभी हम क्या बोल रहे हैं कि रेजिस्टेंस के बारे में हमने क्या बोला था, इट इज़ द ऑब्स्ट्रक्शन। रेजिस्टेंस बोलो कि मुंह पे क्या आना चाहिए, ऑब्स्ट्रक्शन आना चाहिए, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय द कंडक्टर और द वायर, जो भी कंडक्ट कर रहा है उसके द्वारा। तो इसके पे हम लोग कुछ पॉइंट्स पढ़े थे। पहला तो हम लोग पढ़े थे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ठीक है। मतलब लेंथ, अगर जैसे पहले लेंथ 1 मीटर का है तो वहाँ पे अच्छे से फ्लो किया, अभी लेंथ को हम बढ़ा के 2 मीटर कर देंगे तो वहाँ पे रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, क्यों, लेंथ बढ़ रहा है, ठीक है। लेंथ बढ़ रहा है तो हमारा रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। सिंपल सी बात है, हमने क्या बोला था याद करो कि अगर एक तवा का एग्जांपल दिया था, एक छोटा सा तवा एक बड़ा सा तवा, कहाँ पे हीट जल्दी, मतलब क्या होगा कि तवा कहाँ ज़्यादा जल्दी गर्म होगा, जहाँ पे एरिया कम होगा। एरिया कम होगा मतलब क्या हो गया कि वो जैसे एक तवा इतना बड़ा सा है और एक तवा इतना बड़ा सा है, तो यहाँ पे एरिया, यहाँ पे हीट दे रहे हैं तो आराम से कॉर्नर पे चला गया ना, क्योंकि इसको डिस्टेंस कम ट्रैवल करना पड़ रहा है। और इसी केस में क्या हो गया कि इसको ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ रहा है, तो मतलब यहाँ पे हीट
हीट यहाँ पे क्या है, रेजिस्टेंस मानो या ना मानो, ये काइंड ऑफ हीट है, ठीक है, ये हीट की वजह से हो रहा है, ये हीट का ही फैक्टर है, क्योंकि वो देखना वो गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा आगे जब हीटिंग इफेक्ट पड़ेंगे तो वो उसमें बताएंगे I2RT वाला वहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी देखो, अभी जैसे कोई एक वायर है, ये इतना पतला सा वायर है, ठीक है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, एक दूसरे के साथ बहुत क्लोजली पैक्ड है, तो इसको मूवमेंट करने में क्या हो रहा है, दिक्कत हो रहा है ना, परेशानी हो रहा है, परेशानी हो रहा है, ठीक है। इसी में वायर में अगर हम 5 एम्पियर का करंट प्रोवाइड करा रहे हैं, तो इसमें क्या हो रहा है कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन से जितना होंगे यहाँ पे, और एक ये रहा वायर, और यहाँ भी हम 5 एम्पियर प्रोवाइड करा रहे हैं, तो यहाँ भी नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स उतना ही जितना यहाँ पे, बट यहाँ पे क्या दूर दूर है ना, दूर दूर है, तो अभी ये आराम से मूव कर रहा है, आराम से मूव कर रहा है, मतलब कि क्या हो जाएगा, अगर हम एरिया को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस घटेगा, क्योंकि नज़दीक है तो जल्दी जल्दी एक दूसरे में कोलिजन भी हो रहा है, कोलिजन हो रहा है तो एनर्जी का लॉस हो रहा है, एनर्जी का लॉस हो रहा है मतलब हीट के फॉर्म में एनर्जी लॉस हो रहा है, ठीक है। इसलिए लंबा वायर, इसलिए आप लोग देखते हो जो फ्यूज़ वायर लगाते हैं वहाँ एकदम बहुत पतला लगाते हैं, क्योंकि हल्का सा भी एम्पियर बढ़ा, हल्का सा भी कुछ बढ़ा, ये ब्रेक कर जाता है। ब्रेक क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे, और ब्रेक का ऐसे नहीं करता है, जब उसको खोल के देखना तो वहाँ जला हुआ रहेगा, काला हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए हमारा क्या हो गया, ये वाले पार्ट में क्या हो गया, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन्स बहुत क्लोजली पैक्ड एक दूसरे से टक्कर मार रहे हैं, कोलिजन हो रहा है, तो हीट एनर्जी के फॉर्म में वो डिसिपेट हो जा रहा है। तो ये किए पढ़े थे। उसके बाद हम लोग, शायद हमको याद है, तो एक टेम्परेचर का पढ़े थे, ठीक है, शायद, हाँ, एक टेम्परेचर का हम लोग पढ़े थे कि हमारा जो रेजिस्टेंस है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर है। एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस रेजिस्टेंस ऑल्सो इंक्रीजेस। गर्मी के मौसम में शॉर्ट सर्किट ज़्यादा होती है, क्यों होती है भैया, गर्मी होती है तो शॉर्ट सर्किट होगा। गर्म वायर ज़्यादा वायर हीट हो जाएगा तो इसके अंदर का जो इलेक्ट्रॉन्स है वो उसमें रैंडमनेस आ जाएगा तो वो एक दूसरे से टक्कर मारेगा तो समझ ही रहे हो क्या होगा, फिर कोलिजन होगा तो फिर एक तो ऑलरेडी गर्म, ऊपर से और गर्मी, तो ये भी हमारा फैक्टर हो गया। और एक क्या पढ़े थे, एक मिनट रुक जाओ और मेरे को देख लें तो बुक में, हाँ, और एक होता है इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटीज़ के बारे में भी शायद पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे याद नहीं है, बट अभी बता दे रहे हैं। देखो, अगर कोई भी कंडक्टर में हम इम्प्योरिटीज़ ज़्यादा ऐड कर देंगे, अभी इम्प्योरिटीज़ ज़्यादा ऐड कर दी हैं तो क्या हो गया, अभी ये हमारा वायर है, इसमें इम्प्योरिटीज़ ऐड कर दिए, मान लो इधर, तो अभी इलेक्ट्रॉन आया इसको टक्कर मारा तो उसके फ्लो में, उसको जो फ्लो करना चाहिए तो उसमें दिक्कत हुआ, तो इससे क्या हो जाएगा, तो R इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन इम्प्योरिटीज़, ठीक है। यहाँ तक हमारा रेजिस्टेंस का मैटर हो जाता है कंप्लीट। अभी देखो ओम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे। क्या चीज़, ओम्स लॉ। देखो ओम्स लॉ, इसके सबसे पहले तो हम एक सर्किट डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। एक चीज़ याद रखना है कि ओम्स लॉ में क्या होता है ना कि ओम्स लॉ बोल रहा हूँ, ये यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है ना, ये बल्ब भी कुछ भी हो सकता है, कोई डिवाइस भी हो सकता है, ठीक है। इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड कि यहाँ पे लोग रेजिस्टेंस, मतलब कुछ भी डिवाइस है, ठीक है। तो ओम्स लॉ हमेशा हमें ये बोलता है ना कि पहले समझ लो, जैसे यहाँ कुछ वोल्ट होगा, ये समझ लो। तो अगर हम कोई भी यहाँ पे लगाए हैं, जैसे अगर हम कुछ भी यहाँ पे एक सेल लगाएं, ठीक है, अभी एक सेल लगाएं, मान लो ये 2 वोल्ट का एक सेल है, तो ये 2 वोल्ट का एक सेल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है। तो हमेशा क्या होगा